तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4 का ई पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 4D तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि सभी के सभी प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए 528 है और ये भी कह रहा है कि क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ये आपको ध्यान रखना है कि क्रमागत सम संख्या आपसे कहे या क्रमागत विषम संख्या कहे, वो हमेशा x पहली संख्या होती है और उसके बाद दूसरी संख्या x+2 होगा, तीसरी संख्या x+4 होगा, उसके बाद x+6 होगा। इस तरीके से आप देखेंगे, चाहे ये सम संख्या के लिए क्रमागत कहे चाहे विषम संख्या के लिए। ऐसा कैसे होता है, अगर आपने यहाँ पर सम संख्या रखा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 रखा है x का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x की जगह पे आप 2 2 रखते जाएंगे और क्रमागत सम संख्या निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने x की जगह पे विषम संख्या रख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। देखिए क्रम से ही सभी विषम संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे आपसे क्रमागत सम संख्या पूछे चाहे क्रमागत विषम संख्या पूछे, आपको x पहली संख्या मान लेनी है, उसके बाद 2 2 जोड़कर आगे बढ़ते चले जाना है और वो क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या निकलेगी। और इसमें कह रहा है कि क्रमागत दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम ये मान लेते हैं क्रम से, जो किस x+2 x+4 भी मान सकते हैं, क्रम से कोई भी संख्या हो, लेकिन हमको यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या लेनी है। तो अगर क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये पहली संख्या दूसरी संख्या, तो इनका जो गुणनफल है x का और x+2 का गुणनफल है, इनका गुणनफल जो आ रहा है वो 528 है। तो कह रहा है कि हमको संख्या बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो x का गुणा x करेंगे x² प्लस x का गुणा 2 से करेंगे 2x, 528 को इस तरफ भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा, 528 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में यहाँ पर 528 है और मैंने आपको इसके पहले के प्रश्नावली में हल कराया कि किस तरीके से द्विघात समीकरण को खंडित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 भागों में तोड़ना होगा, ऐसा तोड़ना होगा जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। देखिए अगर हम 24 में से 22 को घटा दें तो कितना आएगा, कहेंगे आपकी 2 आएगा। अब ये भी करना है कि 24 और 22 का गुणा करने पर जो है 528 आना चाहिए। तो जब आप 24 और 22 का गुणा करेंगे तो 528 आएगा और दूसरी चीज़ की इन दोनों को घटाने पर 2 आएगा। मतलब जहाँ पर 2 है वहाँ पर 22 - 24 लिखना पड़ेगा इस 2 के जगह पे। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 के जगह पे 24 - 22 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 ही है, -528 बराबर में 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस x का गुणा अंदर करेंगे 24x - 22x और -528 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x + 24 बचेगा और यहाँ पर -22 कॉमन ले सकते हैं, तो ये x + 24 हो जाएगा, बराबर में 0। मैंने यहाँ प्लस क्यों लिया, तो आप कहेंगे यहाँ पे माइनस है सर, तो आपने प्लस क्यों लिया, क्योंकि मैंने माइनस को भी कॉमन लिया है, क्योंकि जब इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो -22x हो जाएगा और इस माइनस का गुणा फिर प्लस में होगा तो -24 और 22 भी गुणा कर देंगे तो 528 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x + 24 x + 24 दोनों कॉमन है, तो x + 24 को आप कॉमन ले लीजिए। तो इधर से अगर आपने कॉमन लिया तो बचा क्या, x - 22 बराबर में 0। तो x + 24 बराबर में एक बार 0 रखेंगे और x - 22 बराबर में एक बार 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x बराबर, ये प्लस उधर चला जाएगा तो -24 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमको माइनस वाले से कोई लेना देना नहीं है। x का मान जो आ गया वो 22 आ गया, तो जो पहली संख्या आ गई वो क्या आ गई, तो आप कहेंगे x जो पहली संख्या आ गई वो 22 आ गई। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 22 + 2, 22 + 2 क्या हो जाएगा 24। तो दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, पहली संख्या 22 है और दूसरी संख्या क्या है 24 है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। अब एक बात समझिए, प्रश्न नंबर 2, दो संख्याओं का योग, अगर हम ऐसा कहें कि अगर x + y दो संख्याएं हैं, दोनों का योग 20 आ रहा है, दोनों का योग क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो ये ध्यान से देखिए कि x + y का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20। फिर कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है x y वो कितना है, तो वो प्रश्न में कहा जा रहा है कि वो 10 है।
प्रश्न में जैसे कहा मैंने फॉलो कर दिया, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब पहले समझ लीजिए कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। जैसे अगर आपने 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका उल्टा 1/5 होगा। जैसे आपने 2/3 लिखा हुआ है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो 3/2 हो जाएगा। अगर आपने 7/x लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रम x/7 हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ x लिखा है तो इसका व्युत्क्रम 1/x। 1/x ये क्योंकि जब भी कोई संख्या लिखा होता है तो उसके नीचे हमेशा बटा में 1 होता है, इसलिए 1 ऊपर चला जाता है और 5 नीचे। व्युत्क्रम का मतलब हमने उल्टा। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम कह रहा था, x का अपोजिट क्या होता है, कहेंगे 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। दोनों को आपको जोड़ना है कि घटाना है ये हमको नहीं पता है, लेकिन कह रहा जोड़ना है, व्युत्क्रमों का योग। तो ये मैंने पहले संख्या का व्युत्क्रम किया, फिर दूसरी संख्या का व्युत्क्रम किया, दोनों का योग हमने कर दिया। तो अब यही हमको जो आएगा इसका आंसर ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, और ये y का इधर हो जाएगा y प्लस एक्स। अब चाहे तो आप x प्लस वाई लिखिए, चाहे y प्लस एक्स लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मान 20 है। तो x प्लस वाई बराबर में इसको x प्लस वाई बटे में एक्स वाई कर सकते हैं। तो x प्लस वाई का मान कितना आया है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई का मान 20 दे रखा है और x वाई का मान जो है 10 दे रखा है। इसको काट देंगे 0 0 तो कितना आ जाएगा 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो सबसे पहले आप संख्या मानिए कि माना संख्या जो है वो x है, आप कुछ भी मान सकते हैं x y। अब प्रश्नानुसार अगर काम करें तो कह रहा है किसी संख्या का वर्ग, मतलब इस संख्या का जो वर्ग है उस संख्या के 4 गुने से 12 जो है वो अधिक है, यही प्रश्न में कहा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, 4x को भी इधर माइनस में कर लेते हैं, 12 को भी इधर माइनस कर लेते हैं, बराबर में क्या बचा, तो आप कहेंगे 0। अब 12 को 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो आप कहेंगे कि ऐसा तो 6 में से जब आप 2 घटा देंगे तभी तो 4 आएगा, और 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के जगह पे आप क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 एक्स माइनस 12 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका गुणा कर देंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और x का 2 में गुणा करेंगे 2x माइनस 12 बराबर में 0 हो जाएगा। दोनों से कॉमन ले लीजिए तो x हो जाएगा x माइनस 6, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 बराबर में 0। अब इसके बाद x माइनस 6 दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे x प्लस 2 बचा बराबर में 0। अब यहाँ पर x माइनस 6 बराबर एक बार 0 करेंगे और x प्लस 2 बराबर में एक बार 0 करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2। तो x का मान एक तो माइनस में, जो माइनस में आता है उसको हमको छोड़ देना है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि माइनस संख्या यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन जो x का मान हम लोग मानेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वाला मानेंगे। तो x वो संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे वो संख्या 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर में 10/3 ऐसा प्रश्न में दिया है। कह रहा है इसको हल करिए। क्या करिए, हल करिए। तो कुछ नहीं है, आप सबसे पहले x को एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा, बराबर में 10/3 दे रखा है। 3 का गुणा इधर और 10 का गुणा इधर, मतलब तिर्यक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 बराबर 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x हो जाएगा। 10x को इस तरह बना के अच्छे से द्विघात समीकरण बना लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 पहले लिखा हुआ है बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 आ जाएगा। 9 में ऐसा जोड़ना या घटाना है कि 10 आ जाए, तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10, मतलब 10 की जगह पे 9 प्लस 1 लिखना है, और 9 और 1 का गुणा करने पे 9 आ रहा है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखिए 9 प्लस 1x प्लस 3 बराबर में 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर में 0। दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 कॉमन बचेगा बराबर में 0। x माइनस 3 यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, तो कहेंगे 3x माइनस 1 बचा बराबर में 0। तो एक बार x माइनस 3 बराबर में 0 लेंगे और दूसरी बार 3x माइनस 1
बराबर में 0। तो x बराबर इधर क्या हो जाएगा 3, लेकिन इधर क्या हो जाएगा 3x बराबर 1 और x बराबर में 1/3। तो वो जो दोनों x के वैल्यू हैं, एक तो है 3 और एक है 1/3, यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। देखिए ये होता है यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई इसको कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये उसका आधार है। कह रहा है कि अगर उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब उसका आधार अगर x मान लीजिए, तो उसकी ऊंचाई x - 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कर्ण है। और कह रहा है कि यदि कर्ण जो है वो 13 है, तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात करिए। मतलब ये x - 7 और x का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रश्नावली का 4E का ही प्रश्न नंबर 20 भी यही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान समझिए, प्रश्न नंबर 20 को मैं बोल दूंगा कि आप प्रश्न नंबर 5 को ही देख लीजिए। एक ही प्रश्न को 2 बार रिपीट करना जरूरी नहीं है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि जो आधार है, जो हमने आधार है वो माना है क्या x, माना यहाँ पे आप लिख देंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमने माना है। माना आधार जो है x, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि ऊंचाई सर हमको क्या पता चला, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो गया। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप इसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भी कर सकते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 दिया है, 13 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, ये आधार का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब ही ऊंचाई होती है, इसे ही ऊंचाई कहते हैं, यही लंब है, तो x - 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हमको हल करना, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर a - b का होल स्क्वायर बन रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2ab, 2 गुणे x गुणे 7, 7 का 2 में गुणा कर देंगे 14, और 14x आ जाएगा, तो हमने लिख दिया 14x। क्लियर। देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब यहाँ पर सबको एक तरफ करके एक द्विघात समीकरण बनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि हल करते हैं कि 169 को भी उस तरफ भेजेंगे। तो बना क्या, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए 49 में से 169 घटाना है, इसको 2x स्क्वायर बचा क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब ये माइनस में ही आएगा, क्योंकि 169 बड़ा है, तो इसके पहले माइनस का चिन्ह लगाया, तो मैं माइनस लगा दे रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस होता है तो घटाना ही है, तो 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 120 आएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अभी देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये हो जाएगा 60 बराबर में 0। 2 का 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, जो भी आप कॉमन लेते हैं तो वो 0 में भाग देने पर 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण आया वो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0 आया है। अब हमको 60 का ऐसा डिवाइड करना है कि वो जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 60 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए 7, और गुणा करने पर 60 आ जाए 60। तो आप कहेंगे 12 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 12 पंचे 60 होता है, गुणा करने पर 60 है, लेकिन इसको अगर हम घटा दें तो 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पता चला कि 7 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 5। तो कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 ये x हो जाएगा, माइनस 60 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। अगर यहाँ से कॉमन लें तो x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 12, यहाँ पर अगर कॉमन लें तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 12 हो जाएगा, बराबर में 0। x माइनस 12 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, x प्लस 5 बराबर में 0 हो जाएगा। x माइनस 12 बराबर एक बार आप 0 करेंगे, और दूसरी बार x प्लस 5 बराबर अगर आप 0 करें तो यहाँ से देखिए x का मान जो है 12 आ जाएगा, यहाँ से x का मान माइनस 5 में आएगा। मैंने कहा कि आपको माइनस वाला पद छोड़ देना है, हालांकि आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको पॉजिटिव लेना है। तो जो x का मान आया है वो 12 आया है, तो हमने कहा कि x का मान 12 है, मतलब जो आधार है वो 12 आ गया,
और ऊंचाई जो होगा वो 12 माइनस 7 होगा, मतलब क्या हो जाएगा 5। तो जो ऊंचाई आया है, ये जो लंब आया है ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो आधार आया है ये हो जाएगा आपका 12। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। यही प्रश्न नंबर 20 भी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे देखते हैं। कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। देखिए ध्यान से, कह रहा है किसी धनात्मक संख्या, पहले हम मान लेते हैं कि माना धनात्मक संख्या बराबर में x। अगर धनात्मक संख्या जो है वो हमने मान लिया x, तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट का योग जो है वो 12 है, मतलब इनका जो योग है वो 12 दे रखा है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करिए, को संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए हम ज्ञात करते हैं कि संख्या क्या होगा। अब यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना है। अगर आप यहाँ पे एक चीज कर दें कि अंडर रूट एक्स को यहीं पर रहने दें, एक्स को उस तरफ भेज दें, तो अंडर रूट क्योंकि हमको हटाना है, जब आप इस वर्गमूल को हटा देंगे तो आपका समस्या जो है समाधान हो जाएगा। इसलिए अंडर रूट एक्स को यहीं पे रहने देते हैं और 12 यहीं रहेगा, तो एक्स को उस तरफ आपने भेज दिया, माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स था। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अंडर रूट का वर्ग आपने स्क्वायर कर दिया और इधर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो ये अंडर रूट एक्स और स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एक्स, और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 12 दूना 24 एक्स हो जाएगा। मैं ये डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग एक लाइन और कर सकते हैं, इसको आराम से लिख के इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब देखिए सबको एक तरफ कर लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 24x रहने देते हैं, इस एक्स को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 144 इस तरफ पहले से ही था, बराबर में 0। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 24x में से एक एक्स जोड़ेंगे तो कहेंगे 25x हो जाएगा माइनस में, प्लस 144 बराबर में 0। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इस 144 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 25 आए, तो कहेंगे 16 9 144 होता है, और 16 और 9 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब जहां पर 25 लिखा है वहां पर 16 प्लस 9 लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह पे अब आपको 16 प्लस 9 लिखना है, ये एक्स प्लस 144 बराबर में 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 144 बराबर में 0 हो गया। यहाँ पे दोनों का पेयर करके हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हैं, मैं यही लिख दे रहा हूँ, x कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा क्या, x माइनस 16। यहाँ पे अगर आप माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 16 कॉमन बचेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखिए x माइनस 16 और x माइनस 16 दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कहेंगे कि x माइनस 16 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x माइनस 9 बचा, x माइनस 9 बचा बराबर में 0। अब यहाँ पर x माइनस 16 बराबर 0 कर सकते हैं और x माइनस 9 बराबर भी 0 कर सकते हैं, तो x बराबर इधर से 16 आ जाएगा और इधर से x बराबर क्या आ जाएगा 9। दो x का जो मान आया है 16 आया है, x का मान जो है वो 9 आया है, तो इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सही होगा। तो अब देखिए अगर आप देखें ध्यान से, तो इन दोनों का जो वर्ग था ना, वो वर्ग का जो योगफल था x का और x के वर्गमूल का, वो सिर्फ 12 आना चाहिए था। तो 12 अगर आएगा तो ये, अगर x का मान अगर आप 16 रख दें, देखिए यहाँ पे अगर आप 16 रख दें तो प्लस अंडर रूट में 16 बराबर में 12 आना चाहिए, तो कहेंगे कि जब 16 ही बड़ा है और इसमें ये 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20, मतलब 16 वाला आंसर नहीं सही रहेगा। तो अगर आप 9 रखें, 9 के बाद अंडर रूट में 9 रखने बराबर 12, 9 और प्लस 3 कितना आ जाएगा 12 बराबर 12, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 9 होगा, और इसलिए इसका आंसर 9 सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, माना वो संख्या जो है, माना संख्या बराबर 4, तो कह रहा है किसी संख्या x संख्या बराबर x, माना वो संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो कह रहा है 4, ऐसा प्रश्न में कहा गया है, तो हमने संख्या मान लिया है कि वो x है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करिए,
तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स, हमने एलसीएम ले लिया है, बराबर में 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 4x, 4x को इस तरफ भेजेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। जब भी ऐसा इक्वेशन आए यहाँ पर 1 हो और 1 को तो आप खंड नहीं कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हमको मूल सूत्र लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे मूल सूत्र लगाएंगे। मूल सूत्र अगर आप लगाएं तो मूल सूत्र होता क्या है, तो कहेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बटे में 2a। अब यहाँ पे ए बी सी का मान निकालना है, तो अगर तुलना करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा -4 और c का मान कितना आ गया 1। यही मान इस पे रख देना है। तो माइनस b है तो b का मान -4 आया है, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 है और c का मान भी 1 है, और बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणे 1, क्योंकि a का भी मान 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 1 के 1 का गुणा करेंगे 4 ही आएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, है ना, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर तोड़ देंगे इसको, तो कहेंगे 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बचेगा और बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब x का जो मान आया है वो x का मान 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है। दो संख्या माना पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y। कह रहा है दो संख्याओं का योग 13, दो संख्याओं का जो योग है वो 13 है, और फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब x का भी वर्ग y का भी वर्ग, उनके वर्गों का फिर योगफल वो कितना है, तो आप कहेंगे 89 है, इतना कह रहा है। और फिर कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए संख्याएं। जो ये x प्लस वाई बराबर 13 लिखा गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 13 माइनस वाई, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस वाई। और अब क्या करें कि इन दोनों का स्क्वायर कर दें। तो अगर हम यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्लियर। अब देखिए x बराबर 13 माइनस वाई हो गया, अगर इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो एक्स स्क्वायर बराबर 13 माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि 13 का स्क्वायर ऐसा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। 13 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 169 माइनस बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 13 26 वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो मान आया है वो वाई के पद में ऐसे आया है। तो इसी के मान को ये जो समीकरण नंबर 1 हमने प्राप्त किया है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89 में रख दीजिए। तो जैसे एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने ये मान रखा 169 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप चाहें तो यहाँ से एक्स को उस तरफ भेज के वाई स्क्वायर का मान निकाल के आप यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए जब आप एक्स के टर्म में आपने निकाला हुआ है तो यहाँ से वाई का पद निकलेगा, तो वाई का मान दूसरी संख्या निकल जाएगी। अगर आप एक्स के पद में नहीं निकाल के वाई का पद निकालेंगे तो ये आपको पहली संख्या निकल जाएगी। देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जोड़ देते हैं, 89 को इस तरफ लेके आते हैं। वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई प्लस 169 है, माइनस में क्या हो जाएगा 89 बराबर में 0 हो जाएगा। 2 वाई स्क्वायर है, कोई बात नहीं, 2 वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई है ही, 169 में से 89 घटा दीजिए तो 9 में घट जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और 16 में से 8 जाएगा 80 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए दो 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 सब में कॉमन है, तो वाई स्क्वायर हमने 2 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 26 को 13y हो जाएगा, और प्लस में ये 40 हो जाएगा बराबर में 0। 2 का भाग अगर 0 में दे देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण बचा वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 40 बराबर में 0। अब आप देखिए कि 40 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 13 है, तो 40 को करना है तो आप कहेंगे 8 पंच 40 होता है, और 8 और 5 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। मतलब 13 की जगह पे 8 प्लस 5 लिखना है। तो वाई स्क्वायर माइनस 13 की जगह पे अब 8 प्लस 5 लिखेंगे, वाई प्लस 40 बराबर में 0 हो जाएगा। इसको यहां पर लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अगर हम y का यहाँ पे अंदर गुणा कर दें, माइनस का गुणा कर दें, तो क्या बचेगा? तो आप कहेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 5y और प्लस 40 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर y कॉमन लें तो y माइनस 8, अगर यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 8 बचेगा बराबर में 0। तो एक बार देखिए आप y माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं, तो बचा y माइनस 5 बराबर में 0। तो y माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0 एक बार रखिए, y माइनस 5 बराबर एक बार 0 रखिए, तो y बराबर इधर से 8 आ जाएगा और इधर से y बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आप दूसरी संख्या को आपने पाया है क्या? 8। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पर पहले आपने माना कि y बराबर 8 है, तो ये जो इक्वेशन निकला हुआ है x प्लस वाई बराबर 13, तो x प्लस वाई बराबर में 13 करेंगे, और जो y का मान है वो 8 आया है, x प्लस 8 बराबर 13 करेंगे, x बराबर में 13 माइनस 8 बराबर 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो उस कंडीशन में जब आप y का मान 8 ले रहे हैं, y का मान 8 ले रहे हैं, तो x का मान 5 आ रहा है। लेकिन अगर आप y का मान 5 ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो मान आएगा x प्लस 5 बराबर 13 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 5, और x बराबर 8 है, तो उस कंडीशन में x का मान 8 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है वो 5 होगी तो दूसरी संख्या 8 होगी, या तो जो पहली संख्या है अगर आपको 8 लेना है तो दूसरी संख्या 5 हो जाएगी। मतलब कुल मिला के आंसर आपका 5 और 8 होगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या माना संख्या x है और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? फिर 1/x। इनका जो योग है वो 2 सही 1/20 दे रखा है, 2 सही 1/20, 20 दूना 40 और 40 एक 41/20 समझिए ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्याएं क्या है यही ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x अगर आप एलसीएम ले लें तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 41/20 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 20x स्क्वायर प्लस 20 बराबर में 41x हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? क्या निकालना है? ये x का मान, ठीक है, x का मान निकालना है, मतलब यही संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 20 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 400 हो जाएगा। 400 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 400 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 41 आना चाहिए। तो 25 का गुणा अगर आप 16 में कर दें तो 25 और 16 400 होता है गुणा करने पर, इसको जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 20x स्क्वायर माइनस 41 के जगह पे 25 प्लस 16 लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, प्लस 20 बराबर में 0 हो जाएगा। 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से दोनों से आप 5x कॉमन ले सकते हैं, तो 4x माइनस 5 कॉमन बचेगा, और यहाँ पर आप माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 5 बराबर में 0। 4x माइनस 5 दो जगह है, तो यहाँ पर दोनों कॉमन लेंगे तो बचेगा 5x माइनस 4 बराबर में 0। एक बार आप 4x माइनस 5 बराबर 0 रखिए और एक बार आप 5x माइनस 4 बराबर 0 रखिए। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 5, और x बराबर में 5/4, या तो फिर 5x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर में 4/5। तो आपका आंसर या तो 5/4 होगा या तो 4/5 होगा, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं।
ठीक है। तो वो जो संख्या थी, जो x का जो मान था, वो तो या तो 5/4 है या तो आप 4/5 दोनों कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है। इसी तरीके से तो एक संख्या x और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है वो 6 सही 1/6 है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करिए। ठीक है। तो बस जिस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ है उसी तरीके से ये भी करेंगे। तो x यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x² + 1 बराबर 6×36 37/6 लिखा हुआ है, तो कहेंगे 37/6 आया है। तिर्यक गुणा करेंगे, 6 का गुणा इधर करेंगे तो 6x² + 6 बराबर में 37x, क्योंकि x का गुणा इधर हो गया। 37x को इस तरफ भेजिए, 6x² - 37x + 6 बराबर में 0। अब यहाँ पर करना क्या है, पहले 6 का 6 में गुणा करेंगे। हमेशा a का गुणा c में होता है, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा, और जोड़ने घटाने पर 37 आना चाहिए, तो 36 आ रहा है। तो 36 का अगर 1 में गुणा कर दें तो 36 से कम 36 आएगा, लेकिन जोड़ दें इन दोनों को कितना आ जाएगा 37। तो जोड़ने घटाने पर 37 से तो आना चाहिए था। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे 6x² - 36 + 1 x + 6 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6x² - 36x - x + 6 बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे और यहाँ से 6x कॉमन ले लीजिए, तो x + 6 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं आप। ठीक है, ये माइनस है ना, ये माइनस रहेगा। यहाँ पर अगर आप -1 कॉमन ले सकते हैं तो x - 6 बचेगा। इस तरीके से x - 6 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा का 6x - 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए x - 6 बराबर 0 और दूसरी बार 6x - 1 बराबर में 0 अगर आपने किया तो यहाँ पे x बराबर 6 आएगा, और जो 6x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/6। जो x का जो मान आएगा वो या तो 6 आएगा या तो 1/6 आएगा, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, क्रमागत धन पूर्णांक जब भी आपसे बोले तो पहली संख्या अगर आपने x माना है तो दूसरी संख्या x + 1, फिर x + 2, x + 3। क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या कह रहा था तो हमको x + 2, x + 4, x + 6 करना पड़ता। लेकिन अगर आपसे क्रमागत संख्या कहा है तो x, x + 1, x + 2, x + 3 इस तरीके से आगे बढ़ाना पड़ता है। तो कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, तो इनके वर्ग मतलब x का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर, इनके वर्गों मैंने कर दिया, और इसका जो योगफल है वो कितना आ रहा है, वो उसका 221। तो कह रहा है आप ना इसको सिर्फ समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। तो अगर आप चाहें तो इसको इतना भी रहने दे तो भी आपका आंसर इतना हो गया। समीकरण के रूप में हमने व्यक्त किया, एक समीकरण है तो ये आंसर हो सकता है। आप चाहें तो इसको ओपन कर लीजिए कि x² + a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² + 1 + 2x बराबर में 221। x² जोड़ देंगे 2x² + 2x + 1 - 221 को इस तरफ हमने भेज दिया था इसलिए माइनस में हो गया। तो 2x² + 2x और -220 बराबर में 0। अब चाहे तो आप इतना भी छोड़ दीजिए तो भी आंसर, लेकिन 2 आप कॉमन ले लीजिए, ये x² + x -110 बराबर में 0। 2 का गुणा इधर 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो x² + x - 110 बराबर 0। तो आपका जो आंसर होगा वो ये भी हो सकता है, और आपका जो आंसर आप चाहे तो इतने पे भी छोड़ देंगे तो भी ये दोनों सही हो जाएंगे। आपके ऊपर है कि अगर आप द्विघात समीकरण बनाने, ये भी तो द्विघात समीकरण ही है, आप दोनों को आंसर मान सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और उसके चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। एक आयताकार मैदान है, ये मैदान हो गया, इसकी ये लंबाई है, इसकी ये चौड़ाई है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने, इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के 2 गुने, मतलब इसकी चौड़ाई अगर x मान लें, चौड़ाई हमने x माना है, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि माना चौड़ाई बराबर x, तो कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगा चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यही कह रहा है कि इसकी जो
चौड़ाई है, सॉरी इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, तो ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो, तो अब आपको ये पता हो गया होगा कि ये 2x + 9 है लंबाई और ये चौड़ाई। तो किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 810 बराबर लंबाई मतलब क्या हो जाएगा 2x + 9 और चौड़ाई कितना हो गया x हो गया। यही आपको समीकरण बनाना है। तो इधर देखिए आप x का गुणा अंदर कर दीजिए, 810 बराबर 2x² + 9x हो जाएगा। 810 को उस तरफ भेज दीजिए तो इधर 0 बचेगा। तो जो समीकरण बनेगा हमारा 2x² + 9x - 810 बराबर में 0। 2 का गुणा आपको 810 में करना पड़ेगा। 810 में अगर आपने 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 0 2 1620। 1620 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 9 आए, और ये काम हो सकता है सिर्फ 45 और 36 से। तो 45 और 36 में अगर आपने माइनस कर दिया तो ये 9 आ जाएगा, और इनका गुणा कर दिया तो 1620 आ जाएगा। मतलब ये कि 9 की जगह पे आपको 45 - 36 लिखना है। तो 2x² + 45 - 36 x - 810 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x² + 45x - 36x - 810 बराबर में 0। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने x बस कॉमन लिया तो बचा क्या 2x, और यहाँ पर क्या बचा तो यहाँ पर 45 + 45 माइनस। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मैं 18 कॉमन ले सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे 18 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ पर -45 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर तो 2 चीज़ें हैं, माइनस यहाँ पर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, तभी तो माइनस होगा क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है हमने। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे कि 2x + 45 आप एक बार कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x - 18 बराबर में 0 बचा। अब एक बार 2x + 45 बराबर में 0 कर लीजिए, और एक बार x - 18 बराबर में 0 कर लीजिए। तो यहाँ पर 2x बराबर माइनस में 45 हो जाएगा, और x बराबर में -45/2 हो जाएगा। तो माइनस से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लंबाई जो होती है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 18। तो हमको x का जो मान मिला वो 18 मिला है, मतलब जो चौड़ाई है वो 18 आया है। जो लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी 2 × 18 + 9, मतलब ये 18 दूना 36 और 36 9 45, कितना आ जाएगा 45। तो आप कहेंगे कि लंबाई कितना आया, तो जो लंबाई आया है वो 45 है, और जो चौड़ाई आया है वो आपका कितना है 18 है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है कि उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करिए। अब देखिए धन विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो कहेंगे क्रमागत है तो x और x + 2 यही विषम पूर्णांक भी होते हैं, जिनके वर्गों का योगफल 290 है। मतलब इनके वर्गों का जो योगफल है वो 290 है, जैसा कि प्रश्न में कहा, ये आपको पता चल गया। इनके वर्गों का योगफल 290 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये x² + a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab बराबर में 290। x² जोड़ देंगे 2x² + 4x - 290 + 4 हो जाएगा बराबर में 0। 2x² + 4x माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 286 हो जाएगा। 286 और 4 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 आपने कॉमन लिया तो x² + 2x - 1 4 3 143 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 2 का 0 में जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये तो 0 हो जाएगा। तो x² + 2x - 143 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो अब क्या करेंगे 143 को गुणनखंडित करना है, तो 143 का अगर करें तो अगर हमको जोड़ने या घटाने पर 2 लाना है तो 13 और 11 का गुणा करेंगे 143 आएगा, और इसको अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा 2। मतलब 2 की जगह पे आपको क्या लिखना है 13 - 11। तो x² + 13 - 11 x - 143 बराबर में 0 हो जाएगा। x² + 13x - 11x - 143 बराबर में 0। कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो कुछ कॉमन यहाँ पे ये 13x होगा ना,
तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 13 बचेगा। यहाँ पे -11 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या आपका x प्लस 13 बचेगा बराबर में 0। x प्लस 13 दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया बराबर में 0। और इस तरफ बचा क्या x -11 बराबर में 0। x बराबर क्या हो जाएगा -13, जो कि माइनस का हमको नहीं लेना है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 11। तो x का जो मान आया वो 11 आया है, मतलब जो पहली संख्या है वो 11 है और जो दूसरी संख्या है वो 11 + 2 मतलब वो 13 है। क्योंकि क्रम से है, विषम पूर्णांक थे, बिल्कुल पॉजिटिव भी है मतलब धनात्मक भी है, तो 11 और 13 उसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। देखिए कह रहा है कि एक ऐसे आम का बगिया बनाइए जिसकी जो लंबाई हो उसके चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। चौड़ाई अगर b है तो b का 2 गुनी ही तो लंबाई है, तो l बराबर 2b आ गया। ठीक है, इतना तो हमने इस प्रश्न से समझिए। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। आपको पता होगा कि इस बगिया का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लंबाई गुणे क्या होगा चौड़ाई, तो लंबाई बराबर क्या है 2b, तो 2b हो जाएगा और चौड़ाई बराबर क्या है b। और कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल हो वो 800 मीटर स्क्वायर हो, इतना है। कह रहा है कि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। यदि है तो 800 बराबर 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 400 हो जाएगा। 400 बराबर हो गया b स्क्वायर, स्क्वायर किस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में 400 हो जाएगा बराबर में b हो जाएगा। और ये 20 का स्क्वायर होता है, इसलिए b बराबर क्या आ जाएगा 20। मतलब जो चौड़ाई आया है वो 20 है, तो जो लंबाई आया है वो कितना होगा 2 गुणे b, मतलब 20 गुणे 2 बराबर लंबाई हो जाएगा। लंबाई का मान 2 गुणे b था, 40 बराबर लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई उसका 40, चौड़ाई उसका 20 हो जाएगा। तब जाके इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 800 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी दिया है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे कि हाँ ऐसा एक बगिया बनाना बिल्कुल संभव है और जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर या मीटर होना चाहिए, जिसकी चौड़ाई जो भी दिया है, क्या दिया है बुक में मीटर दिया है, तो 40 मीटर होना चाहिए और चौड़ाई जो है वो 20 मीटर होना चाहिए। इस हिसाब से आप एक बगिया बना सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 15 भी देख लीजिए यहीं पर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। जो यहाँ पे स्थिति दे रखा है, कह रहा है क्या ये संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। क्या स्थिति दे रखा है, पहले स्थिति देखते हैं कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, अगर एक की आयु वर्तमान आयु पहले मान लेते हैं, दोनों की वर्तमान आयु इस समय जो आयु है वो एक का x है दूसरे का y है, ऐसा मान लेते हैं। तो कह रहा है कि इनका जो योग है वो 20 वर्ष है। एक की वर्तमान आयु x वर्ष है तो दूसरे की 20 माइनस x हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 20 आना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो पहले की जो आयु है वो x है और दूसरे की जो आयु है वो 20 माइनस x है, क्योंकि दोनों की आयु का जो योग है वो 20 है। तो अब कह रहे 4 वर्ष पहले, तो मतलब 4 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो x में से भी 4 साल घट जाएगा और 20 माइनस x में से भी 4 साल घट जाएगा। तो 4 वर्ष पहले ये स्थिति बनी। कह रहा है कि उनका गुणनफल 48 था और x माइनस 4 और इधर से 16 माइनस x, इनका जो गुणनफल है वो कह रहा है कि क्या इसका जो गुणनफल है वो कहाँ गया प्रश्न 48 था। तो कह रहा है क्या ऐसा बनाना संभव है, तो यदि है तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का गुणा 16 में करेंगे तो 16x, x का गुणा x में करेंगे माइनस x स्क्वायर, 16 चौका 64 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद ये 4x हो जाएगा। बराबर में 48 है, माइनस 48 कर लेते हैं, बराबर में 0 कर लेते हैं। तो हमारा जो द्विघात समीकरण जो बन रहा है वो माइनस एक्स स्क्वायर, 16x और 4x क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। 64 और 48 दोनों जोड़ देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 112 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लेते हैं जिससे कि माइनस हट जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में 0 हो जाएगा। 112 आ गया। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर अगर हम तुलना कर लें ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए ध्यान से। अब मैं देखते ही ये पता कर पाया हूँ कि यहाँ पर जो है इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, तो हमको मूल सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मूल सूत्र लगाने से पहले हम चेक तो कर लें कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि a का मान 1, b का मान -20 और जो c का मान है वो 112 है। तो जो b² माइनस 4ac, अगर इसका मान 0 आ गया या 0 से बड़ा आ गया तभी तो कुछ प्रश्न बन सकता है, काम हो सकता है। लेकिन अगर इसका माइनस में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको पहले विविक्त का निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ इसको समझने के लिए इसके पहले का अध्याय आप देखिए। तो b² मतलब -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे और c का मान 112 है, बराबर में क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। माइनस में 112 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 448 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, -48। देखिए क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। और जब माइनस में आता है तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है, काल्पनिक मूल होते हैं इसके, ठीक है, इसके काल्पनिक मूल होंगे। इसलिए आप ये कह सकते हैं प्रश्न नंबर 15 में कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा प्रश्न नंबर 15। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। प्रश्न नंबर 16, एक पार्क बनाया जा रहा है जिसका परिमाप, तो अब देखिए पार्क का परिमाप, अब यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है प्रश्न में कि क्या परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो, एक पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे परिमाप कितना दिया है, 80 दिया है, तो 2a + b बराबर में क्या होता है, या तो आप इसे समझिए कि 2l ब्रैकेट में b बराबर में 80, 2 से काट दीजिए 40 हो जाएगा, तो l + b बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। फिर कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 है, मतलब जो लंबाई गुणे चौड़ाई है वो 400 है। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये l + b बराबर जो 40 दे रखा है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो l + b बराबर 40 दे रखा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 40 - l हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब जो चौड़ाई आया है वो 40 - l है, और यहाँ पर कहा गया कि l × b बराबर 400 आया है। तो देखिए l का मान तो l ही रहने दीजिए, लेकिन b का मान कितना आ गया है, 40 - l बराबर में 400। ठीक है, अब यहाँ पे जो लंबाई है l हो जाएगा, l का गुणा 40 में करेंगे तो 40l, माइनस l का गुणा l में करेंगे l² - 400 बराबर में 0। 400 को इस तरफ हमने भेज दिया इसलिए -400। अब इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं, जो माइनस से प्लस में भी चेंज कर लेंगे। देखिए -l² + 40l - 400 बराबर में 0। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसको हटा देते हैं, मतलब सारों तरफ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये l² - 40l + 400 बराबर में 0। माइनस को उस तरफ भेज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है तो 0 हो जाएगा सब। तो इसलिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण हमारे सामने बनकर आया। तो 400 का ऐसा दो फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 40 आ जाए। तो 20 का स्क्वायर ही तो होता है 400, 20 जोड़ देंगे 40 आता है, मतलब जहाँ पर 40 है वहाँ पर 20 + 20 लिखना है। l² - 20 + 20 x + 400 बराबर में 0। l² - 20x - 20x + 400 बराबर में 0। अब क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा x नहीं ये l है, सॉरी ये l है। तो यहाँ से देखिए l कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो l - 20, यहाँ से आप -20 कॉमन ले सकते हैं, तो l - 20 बराबर में 0। l - 20 l - 20 दोनों तरफ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो l - 20 l - 20 बराबर 0। तो l - 20 एक बार और l - 20 बराबर 0 एक बार आपको रखना पड़ेगा। तो l बराबर 20, यहाँ से भी l बराबर, मतलब l का जो मान आया वो 20 आया है। अगर l का मान 20 आया है तो आप चाहे यहाँ पे रख दीजिए, चाहे यहाँ पे b का भी मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं, ये इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो l × 20 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी l × b बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 400। तो b बराबर क्या हो जाएगा, l का जो मान है वो 20 है, यहाँ पे 20 रख देंगे, इस तरफ जाएगा तो 400 बटे में क्या हो जाएगा 20, काट देंगे कितना आ जाएगा 20। तो l का मान 20 और चौड़ाई जो हो जाएगा वो भी 20, लंबाई और चौड़ाई 20 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो
ऐसा पार्क बनाना बिल्कुल भी संभव है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 देखिए, दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल 256 है। दो क्रमागत संख्याएं हैं तो एक संख्या x होगा तो x, दूसरी संख्या x प्लस 1। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा इनके जो वर्गों का जो योगफल है वो 265 है। मतलब इनके वर्गों का जो योगफल है वो 265 है। तो कह रहा है कि उनकी संख्या ज्ञात करिए, क्रमागत संख्या ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 265 है। इसको इस तरफ भेज दीजिए, माइनस में 265 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस में है तो ये माइनस में 264 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो एक इसमें से घट जाएगा, है ना। 2 और 2 इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 3 2 132 बराबर में 0। 2 को भाग 0 में दे देंगे तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर में 0। 132 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए, तो आप कहेंगे कि ये पॉसिबल हो सकता है 12 में से 11 घटाने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और 12 और 11 का गुणा करेंगे 132 आ जाएगा। तो x प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर में 0। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 12 बचेगा, माइनस 11 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 12 बचेगा बराबर 0। x प्लस 12 आप दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x माइनस 11 बराबर में 0। x प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से x माइनस 11 बराबर में क्या हो जाएगा 0। x बराबर क्या हो गया माइनस 12, x बराबर क्या हो गया माइनस 11 है तो प्लस में 11 हो जाएगा। तो माइनस तो हमको नहीं लेना है, लेना क्या है x का मान 11 है। तो जो पहली संख्या थी वो x थी, जो दूसरी संख्या थी वो x प्लस 1 थी। तो पहली संख्या अगर 11 है तो दूसरी संख्या 11 प्लस 1 मतलब 12। तो वो जो संख्याएं हो जाएगी वो आपका 11 और 12 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 18, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। पहले प्रश्न करा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो दो वर्ग हैं, दो स्क्वायर है मतलब, तो पहली वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि दो वर्ग हैं, दो स्क्वायर हैं, इस तरीके से अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग दो स्क्वायर हैं। तो इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल दिया है, कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर, क्षेत्रफल को जोड़ने पर 468 मीटर स्क्वायर आ रहा है, जो कि हमने ऐसे लिख दिया है। आपको ये बात समझ में आई होगी। प्रश्न में आगे कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो हम ये मान लें कि माना पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, अब मीटर आप लिख लीजिए। तो माना पहली वर्ग की भुजा x है, अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो कहेंगे परिमाप बराबर तो 4x हो जाएगा। इतना बात समझ में आया होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 है, मतलब पहली वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, जो अंतर है इन दोनों का वो 24 दे रखा है ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि पहले वर्ग का परिमाप कितना है 4x है, तो 4x माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर में 24। तो 4x को अगर आप उस तरफ भेज दें, एक काम करिए कि 24 को इस तरफ भेजिए और दूसरे वर्ग का परिमाप उस तरफ भेज दीजिए, क्योंकि ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, इधर से आके माइनस में हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं अब कि दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर में 4x माइनस 24 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ग का परिमाप देखिए हमको पता चल गया। तो पहले वर्ग का परिमाप यहाँ पे है 4x, और ये दूसरे वर्ग का परिमाप कितना है 4x माइनस 24। अब तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, देखिए आपको ये पता है कि दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा। अगर हम ये मान लें कि दूसरे वर्ग की जो भुजा है y है, तो परिमाप क्या होगा 4y हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी, दूसरे वर्ग की भुजा वो कितना हो जाएगी 4x माइनस 24 बटे में
4 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ एक बार समझिए। अगर दूसरे वर्ग की भुजा y होती पहले से तो अब ये 4y इसका परिमाप हो जाता, तो 4y इसको मान लेते हैं। मतलब दूसरे वर्ग की भुजा मतलब 4 में अगर गुणा कर दें दूसरे वर्ग की भुजा का तो ये बनता है परिमाप, ये बनता है परिमाप। तो इसका मतलब अगर ये परिमाप बनता है तो परिमाप तो दे रखा है 4x - 24, इसलिए हमने 4 को यहाँ पर नीचे भेज दिया है, गुणा को उस तरफ भेजेंगे बराबर को तो भाग में चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये 4 हो गया। अब यहाँ पे दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए तो x - 6 बचेगा, बटे में 4, 4 से 4 गायब कर दीजिए। तो x - 6 दूसरे वर्ग की भुजा है, तो पहले वर्ग की भुजा जो थी वो x थी, दूसरे वर्ग की जो भुजा आया है वो x - 6 आ गया है, ये आप देखिए ध्यान से। और अगर दोनों वर्ग की भुजाएं हमको मिल गई हैं तो प्रश्न में कहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करने के लिए तो x दे रखा है, मतलब यहाँ पर हमको इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग निकालना होगा 468, जिससे x का मान निकल पाए और तब जाकर दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो पहली वर्ग का क्षेत्रफल है, अब आपको समझ में आएगा जो पहली वर्ग की भुजा है इसका स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर। यहां पे आप ये रख सकते हैं समीकरण 1 से, जो हमने यहाँ समीकरण 1 माना है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल x - 6 का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 468 है, 468 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 468। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर 36 रहने दीजिए, माइनस 12x पहले लिखिए, अब प्लस 36 लिखिए, माइनस में 468 भी कर लीजिए, अब बराबर में 0 कर लीजिए। इक्वेशन बनाना है 2x स्क्वायर माइनस 12x और यहाँ पर 36 घटा दीजिए उसमें से, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से भी आप सब में दिख रहे हैं 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दूनी 4 होता है, 2 कम 2, 2 छक्का 12 बराबर में 0 हो जाएगा। 2 का उस तरफ भाग कर देंगे 0 हो जाएगा। हमारा जो समीकरण मिलेगा द्विघात समीकरण वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर में 0 बचेगा। अब आपको 216 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 6 आए। 216 को 2 भागों में तोड़ने पर एक तो 18 और एक तो 12, अगर इनको घटाएंगे तो 6 आएगा और इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह पे 18 माइनस 12 लिखना पड़ेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर में 0। एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ से माइनस नहीं बल्कि प्लस 12 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18 बराबर में 0। x माइनस 18 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, और बचा क्या x प्लस 12 बराबर में 0। तो x माइनस 18 बराबर 0 एक बार करिए, x प्लस 12 बराबर एक बार 0 करिए, x बराबर क्या आ जाएगा तो कहेंगे 18 और x बराबर माइनस 12, तो माइनस से हमसे लेना देना नहीं है, तो x का जो मान आया वो 18, मतलब ये कि जो पहले वर्ग की जो भुजा है वो कितना आ गया 18, और यहाँ पर जो दूसरे वर्ग की भुजा है कहाँ पर है ये कितना है x माइनस 6, मतलब 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 18 और 12। प्रश्न नंबर 19 देखिए ध्यान से, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो 30 है। तो शेफाली अगर हम ये मान लें कि शेफाली के गणित में अंक कितने आए हैं, देखिए शेफाली के गणित में अंक बराबर x, ऐसा अगर हमने माना है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में 30 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसा समझे, पहले मैं ये समझा रहा हूँ उसको समझिए, अगर अंग्रेजी में वो गणित में वो x पाया होता, अंग्रेजी में वो y पाया होता, तो कहा जा रहा है इन दोनों का जो अंकों का योग है वो 30 है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे x का मान निकालें, मतलब ये जो गणित में है
तो जाहिर सी बात है यदि ये अंग्रेजी का मान निकाले, y का मान निकालें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि x उस तरफ जाएगा और 30 माइनस एक्स हो जाएगा। तो y हमने क्या माना था, अंग्रेजी में अंक, वही तो लिखा है मैंने कि अंग्रेजी में जो अंक है वो 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, मतलब अब देखिए गणित में 2 अंक अधिक मिल गए, तो कह रहा है कि अंग्रेजी में जो अंक उसने अब प्राप्त किया वो 3 अंक कम मिलते हैं, 3 अंक कम कर दिए। 3 में से 30 में से 3 गया 27 माइनस एक्स, ये हमारा बना। तो कह रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। प्रश्न को एक बात समझिए, शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स अंक प्राप्त किए और दोनों का जो योग है वो 30 अंक है। अब कह रहा है यदि वो 2 अंक अधिक गणित में प्राप्त किए होते तो x प्लस 2 हमने कर दिया। फिर कह रहा है कि अंग्रेजी में अगर वो 3 अंक कम प्राप्त किए होते तो हमने 3 अंक कम कर दिया। देखिए 30 माइनस एक्स में से माइनस 3 कर दिया, 27 माइनस एक्स हो गया। तो कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल होता वो कितना होता, 210 होता। तो इन दोनों का गुणनफल, तो x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स का गुणनफल 210 होता। तो प्रश्न में कह रहा है कि अब आप दोनों द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक बताइए। देखिए पहले तो इसको गुणा करिए, तो कहेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 हो जाएगा। 27 का 2 में गुणा करेंगे 54 हो जाएगा, और फिर 2 का गुणा x में करेंगे माइनस 2x। 210 को भी इस तरफ भेज लेते हैं, माइनस 210 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर जो माइनस में है और 27x में से 2x घटा दीजिए तो कहेंगे 25x, और यहाँ पे माइनस 210 है, 54 इसमें से घटा दीजिए तो माइनस में 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और ये फिर 10 में से 5 गया जो है 5 हो जाएगा, 156 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लेकर हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ पर 156 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 25 आ जाए और गुणा करने पर 156 आ जाए। तो ऐसे में ये संख्या क्या हो सकती है, 13 और 12 अगर दोनों जोड़ दें तो 25 आ जाएगा, और दोनों का गुणा कर दें तो 156 आ जाएगा। मतलब जहां पर 25 है वहां पर 13 प्लस 12 लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 बराबर में 0 हो गया। x माइनस 12 कॉमन x माइनस 13 कॉमन लीजिए तो बचेगा x माइनस 12 बराबर में 0। यहाँ पर देखिए x माइनस 13 बराबर 0, फिर x माइनस 12 बराबर में 0, x बराबर 13 और x बराबर 12। तो जो x का मान आया है वो या तो 13 या तो 12। तो अगर हम ये माने कि शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त किए थे, तो अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 30 माइनस 13। ये आपका अगर हम ये मान रहे हैं कि गणित में उसने 13 अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो कहेंगे कि अंग्रेजी में वो 30 माइनस 13 प्राप्त करेगी, मतलब 17 नंबर प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसने गणित में 12 अंक प्राप्त किए हैं, अगर उसने गणित में 12 अंक प्राप्त किए हैं तो अंग्रेजी में उसने 30 माइनस 12 मतलब 18 अंक प्राप्त करेगी। तो इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही होंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो गणित में 13 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 17 हो जाएगा, 30 माइनस 13 करना है। अगर अंग्रेजी में गणित में 12 नंबर प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 30 माइनस 12 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। दोनों आंसर सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का जो पहला है क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, मैंने हल करा दिया है। सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 के दूसरे पर। प्रश्न नंबर 20 का दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। पहले तो एक आयताकार खेत बनाइए जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए हमने एक आयताकार खेत बना दिया, एक आयताकार खेत हमने बना दिया।
कह रहा है इसका विकर्ण, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, इसे विकर्ण कहते हैं। और इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इसकी छोटी भुजा मतलब देखिए ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो कह रहा है इसकी जो छोटी भुजा B है इससे 60 मीटर अधिक लंबा है, मतलब B + 60 है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, मतलब ये जो L है ये B से 30 मीटर अधिक हो, तो ये कितना हो जाएगा, B + 30 हो जाएगा। फिर कह रहा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। खेत की क्या ज्ञात करना है, भुजाएं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटेड पड़ेगा लेकिन ध्यान समझिए। किसी भी आयत की जो चारों भुजाएं होती है वो 90 डिग्री के कोण पर बनती है, ये आपको पता होगा। और ऊपर ये जो लंबाई होती है ये सेम होता है जो नीचे की लंबाई होती है, ये जो चौड़ाई होती है सेम होता है जो इधर जो चौड़ाई होती है। तो आप अगर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ से ये और ये जो विकर्ण है ये आपको दिखाई देगा एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आप कहते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब B + जो 60 का होल स्क्वायर होता है वो बराबर होना चाहिए आधार का स्क्वायर मतलब B + 30 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर। ये आपसे प्रश्न में कहा गया है, इसी को हल करना है। और प्रश्न में पूछा क्या है कि खेत की भुजाएं मतलब यही लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये A + B का होल स्क्वायर है, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, प्लस 2AB 120B बराबर में। यहाँ पर भी A + B का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2AB ये हो जाएगा प्लस B स्क्वायर। सबको एक तरफ कर लेते हैं, बराबर में 0 कर लेते हैं और एक द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए B स्क्वायर, तो इस तरफ का भी एक B स्क्वायर है, ये भी B स्क्वायर है, इसको भी B स्क्वायर और B स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2B स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में 2B स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस 120B पहले से है, इधर माइनस में 60B हो जाएगा, और इधर प्लस 3600 पहले से है, और इधर माइनस 900 हो जाएगा, घटा देंगे उसको भेज देंगे तो बराबर 0 बचा। तो B स्क्वायर में से 2B स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस B स्क्वायर बचेगा। 120B में से 60B घटा देंगे तो कहेंगे कि सिर्फ 60B बचेगा। 3600 में से 900 घटा देंगे तो आप कहेंगे 2700 बचेगा, है ना। ठीक है, तो प्लस 2700 बराबर में 0। यहाँ पर माइनस है तो सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस को उस तरफ भेज देते हैं तो 0 से खत्म हो जाएगा। तो B स्क्वायर माइनस 60B प्लस ये भी है तो माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस 2700 बराबर में 0। अब यहाँ पर 2700 के दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 60 आए। तो 2700 को दो भागों में हमको तोड़ना है, तोड़ दिए तो 60 कैसे आ सकता है, 90 - 30 आ सकता है, और 9 × 27 मतलब 90 और 30 का गुणा करेंगे 2700, 90 और 30 घटा देंगे 90 में से 30 तो 60 आ जाएगा। तो B स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30B माइनस 2700 बराबर में 0। तो B स्क्वायर माइनस 90B प्लस 30B माइनस 2700 बराबर में 0। यहाँ से हमको कॉमन लेना है, तो यहाँ से अगर आप B कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा B माइनस 90। अगर आपने B कॉमन लिया है तो B माइनस 90 बचा। और यहाँ पर आप देखिए 30 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर भी बचेगा, आप यहाँ पे 30 कॉमन लीजिए, 30 कॉमन लीजिए तो बचेगा B माइनस 90 बराबर में 0। यहाँ देखिए B माइनस 90 दोनों कॉमन ले सकते हैं, बचेगा B प्लस 30 बराबर 0। तो एक बार B माइनस 90 बराबर 0, एक बार B प्लस 30 बराबर 0। B बराबर कितना आ गया 90, 10 से B बराबर कितना आ गया माइनस 30। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर चौड़ाई का, तो आप कहेंगे ये चौड़ाई है, हमने माना था वो 90 मीटर है, और जो लंबाई है वो कितना है, लंबाई B प्लस 30 है, जो लंबाई आ जाएगा वो B प्लस 30 आ जाएगा, मतलब 120 आ जाएगा। तो प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई ही तो पूछा है, ठीक है, वहीं भुजाएं पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई, एक तो आपका 120 एक तो आपका 90। अगर आपसे वो विकर्ण भी पूछा होता तो B प्लस 60 हो जाता, मतलब 90 में आप 60 जोड़ देते तो 150 हो जाता,
तो वो भी विकर्ण आपसे पूछ सकता था। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए। 21 का फर्स्ट, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर हम जोड़ दें तो कह रहा है कि 27 हो जाए। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर हम पहली संख्या x मान लें, हम यहाँ पे मान लें कि पहली संख्या बराबर x, तो ये पहली संख्या की जगह पर क्या लिख सकते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि दूसरी संख्या बराबर में 27 माइनस x हो जाएगी। और कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 182 है, मतलब x और 27 माइनस x का जो गुणनफल वो 182 है। 182 है, तो अब क्या करेंगे, तो x का गुणा 27 में करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर में 0, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0 हो जाएगा। अब 182 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, ऐसे गुणनखंड करना है, दो ऐसे नंबर्स लाने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए। तो आप कहेंगे 13 और 14 ले सकते हैं। 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। अब यहाँ पे रख दीजिए, आराम से मान निकाल लेते हैं। माइनस 13 प्लस 14x प्लस 182 बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर में 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13, यहाँ पे माइनस 14 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 बराबर में 0। x माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 14 बराबर में 0। x माइनस 13 बराबर 0 एक बार करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 13, और दूसरी बार x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो x का जो मान आया वो 13 या तो 14। यदि आपने x का मान 13 लिया, पहली संख्या यदि आपने 13 लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 13, है ना। 27 माइनस 13 कर देंगे कितना आ जाएगा 14। यदि आपने पहली संख्या 14 लिया तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 करेंगे और ये आ जाएगा 13। तो पहली संख्या यदि आप 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 आएगी, यदि आप पहली संख्या 14 मानते हैं दूसरी संख्या 13 आएगी। ये दोनों समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 21 का दूसरा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 का दूसरा यहीं पर देख लेते हैं, इसको इरेज करके। प्रश्न नंबर 21 का दूसरा कह रहे दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक एक तो x, एक दूसरा x प्लस 1। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। जिनके वर्गों का मतलब इनका स्क्वायर करने पर और इनका जो योगफल करने पर 365 आना चाहिए। 365 आया। अब यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है तो उसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 365। 365 को भी इस तरफ भेजते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद प्लस 1 माइनस 365 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस में 364 बराबर 0। दो कॉमन लेंगे, दो कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इधर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा और 2 दूना 4 182 बराबर में 0। तो 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 182 को दो ऐसे भागों में तोड़िए जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए 182। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं ना कि अभी हमने तोड़ा कि 182 का दो भागों में तोड़ने पर 14 और 13, तो यहाँ पर 13 और 14 था, या 14 और 13 भी लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान देखिए कि दोनों घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो अब यहाँ पर 13 माइनस 14 तो कर नहीं सकते हैं, 14 माइनस 13 करेंगे तभी 1 आएगा। प्लस में चाहे आप 14 प्लस 13 करिए, 13 प्लस 14 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर माइनस करते समय आपको 14 माइनस 13 करना पड़ेगा तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है और दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
1 की जगह पे 14 माइनस 13 लिखना पड़ेगा, x माइनस 182 बराबर में 0। ये x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर में 0 हो जाएगा। x कॉमन लीजिए तो x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लीजिए तो x प्लस 14 बचेगा बराबर में 0। x प्लस 14 आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 13 बराबर में 0। x प्लस 14 बराबर 0 आपने किया, फिर x माइनस 13 बराबर आपने 0 किया तो x बराबर क्या आ गया, माइनस में 14, x बराबर क्या आ गया 13। तो जो x का मान है 13 है, अगर पहली संख्या वो x थी, दूसरी संख्या x प्लस 1 थी, तो पहली संख्या अगर क्या है 13 है तो दूसरी संख्या 13 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब वो 14 हो जाएगा। तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का तीसरा, देखिए कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर हम ये मान लें कि माना छोटी संख्या बराबर में x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से प्रश्न को समझिए। तो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है, बड़ी संख्या की 8 गुनी है। अगर हम ये 8 गुनी किए हैं तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8 को अगर उस तरफ बराबर के भेजेंगे तो इधर गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चला कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या क्या है। फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। अब यहाँ से प्रश्न को ध्यान समझिए। अब यहाँ पर दोनों जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग, ये बड़ी संख्या हो गया इसका वर्ग, और छोटी संख्या हो गया इसका वर्ग, इसका जो अंतर है वो 180 दिया हुआ, ऐसा प्रश्न में कहा गया। इसको हल करेंगे तो ये x के पावर 4 बटे में 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 180 हो जाएगा। यहाँ पे 64 एलसीएम ले लेंगे, x कहते 4 64 एक्स स्क्वायर बटे में 64 बराबर में 180 हो गया। x के घाते 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर में 180 गुणे 64, 180 में 64 का गुणा करेंगे तो 11,520 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11,520। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो x के पावर 4 लिखा है ना, इसको आप x का स्क्वायर और x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरीके से द्विघात समीकरण ही बन जाएगा। तो हमको द्विघात समीकरण का नियम ही लगाना है। अब देखिए x के पावर 4 है, बिल्कुल सही है, माइनस 64 एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। ये जो 11,520 आया है इसको आप बराबर किस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। x कहते 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर में 0। अब यहाँ पर ये बन गया एक द्विघात समीकरण। ये मैंने 4 लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये x के पावर 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। तो द्विघात समीकरण नियम लगाएंगे तो 11,520 जो लिखा हुआ है इसको दो भागों में आपको तोड़ना पड़ेगा कि जोड़ने और घटाने पर 64 है। तो अगर हम 144 में से 80 घटा दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे कि आप 64 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 11,520 भी आ जाएगा। तो x के पावर 4 माइनस 64 के जगह पे 144 माइनस 80 लिखना है, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर में 0। x के पावर 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर में 0। जहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बचेगा, और यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 80 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 144 कॉमन बचेगा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर माइनस 144 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 144 कॉमन आपने ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 करिए, और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 80 बराबर 0 करिए तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 80। तो माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है, प्लस वाला लेके आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 144, एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12, क्योंकि 12 का ये स्क्वायर ही 144 होता है। तो जो एक्स का मान आया वो एक बार प्लस 12, मतलब अगर आपने छोटी संख्या प्लस 12 लिया, ध्यान देखिए, यदि आपने छोटी संख्या 12 ले लिया प्लस 12 तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 12 का स्क्वायर बटे में 8, मतलब 144 बटे में 8 काट दीजिए,
इसको आप काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटे 2 दूना 4, 2 36, फिर से काट दीजिए 18 बार, मतलब ये आ जाएगा 18। तो जो छोटी संख्या है वो 12 है, जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। और आप यहां से एक चीज और कर सकते हैं कि -12 ले लीजिए। यदि आप इसको -12 लेंगे तो भी ये 18 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है। तो दोनों आंसर आप ले सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा क्या है, कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो एक तो 18 है और एक 12 है, या तो आप -12 भी कर सकते हैं छोटी संख्या को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब यहाँ से माइनस लेंगे। उम्मीद है प्रश्न नंबर 21 के तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 को ध्यान से समझिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 3 गुने से अधिक थी, 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। सबसे पहले ये हम मानते हैं कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या होगी। प्रश्न सबसे पहले निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, हमने ये माना कि ये x है, जो हमने संख्या माना वो कितना है, वो x है। अब देखिए यहाँ पर एक समझिए कि यहाँ पर अगर हम निकालें एक बर्तन की लागत, क्योंकि लिखा हुआ है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, मतलब एक बर्तन की लागत जो आएगा, एक बर्तन की लागत वो कितना आएगा, 2 गुना है। कितने? निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना, इससे 3 अधिक, यही कह रहा है। मतलब एक बर्तन की लागत कितना आ गया, क्योंकि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, तो 2x + 3, तो ये एक बर्तन की लागत है, ये ध्यान रखना है। तो अगर हमको ये सभी बर्तनों की जो है लागत निकालना होगा तो x बर्तन की लागत निकालना पड़ेगा। x बर्तन की लागत कितना हो जाएगा, 2x + 3 गुणे क्या हो जाएगा, x। अच्छा ये बताइए, इतना समझिए पहले कि अगर एक बर्तन की लागत 10 रुपया होता तो कुल बर्तन की लागत कितनी हो जाती, तो आप कहते कि x थी, x बर्तन की लागत 10x हो जाता है कि नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर 2x + 3 में x का गुणा किया है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो। अब देखिए आगे प्रश्न में कहा गया है कि यदि उस दिन कुल बर्तनों की लागत 90 रुपया थी, कुल बर्तनों की लागत मतलब x बर्तनों की लागत 90 रुपया थी, मतलब 2x + 3 और ब्रैकेट में x बराबर 90 हो, तो बताना है आपको प्रत्येक बर्तनों की संख्या और नग की लागत। तो ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 2x² + 3x - 90 बराबर में 0। 90 यहाँ प्लस में था, बराबर में मैंने इस तरफ भेज दिया, -90, x का गुणा इसमें कर दिया, x का गुणा 3 में कर दिया, ये आपका इक्वेशन बन के सामने आ गया। 90 का गुणा 2 में करिए, 90 दूना 180 होता है, और 180 के 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि वो 3 आए। तो आप कहेंगे 15 और 12 को घटा दीजिए, देखिए 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन 15 और 12 का गुणा करने पर भी 180 आएगा, बिल्कुल सही है। मतलब जहाँ पर 3 है वहाँ 15 - 12 लिखना पड़ेगा। तो प्लस 15 - 12 हमने कहाँ लिख दिया, 3 की जगह पे, x - 90 बराबर में 0। यहाँ से देखिए 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो 2x + 15 कॉमन x लेने पर बचेगा। यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ से -6 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2x और +15 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आप 2x + 15 कॉमन ले सकते हैं, 2x + 15 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, x - 6 बराबर में 0। तो एक बार आप 2x + 15 बराबर 0 करिए, और एक बार x - 6 बराबर 0 करिए, दोनों बार 0 करना पड़ेगा। 2x बराबर -15, x बराबर -15/2, तो माइनस से कोई लेना देना नहीं, जो x का मान आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर में -6, इस तरफ जाएगा +6, मतलब x का जो मान आया वो 6, मतलब जो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या है वो कितनी है, 6।
और उन बर्तनों की लागत कितनी है? क्या कुल बर्तनों की लागत पूछा है कि एक की लागत पूछा है? तो आप कहेंगे कि प्रत्येक नग की लागत एक का पूछा है, मतलब 2x + 3 में रखना पड़ेगा। 2 × 6 + 3 मतलब 12 + 3 मतलब कितना आ जाएगा? 15। तो ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों प्रत्येक बर्तन की लागत या तो ये नग की लागत, दोनों का मतलब सेम हो है, तो एक बर्तन की लागत या एक नग की लागत 15 रुपये और प्रत्येक बर्तनों की जो टोटल बर्तनों की जो संख्या है वो 6 है। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 22 आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। तो अगर हम ये माने कि माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x है, रेलगाड़ी की चाल हमने x मान लिया, तो चाल बराबर होता क्या है? तो आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, और आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी यही दूरी, आपको पता है दूरी 360 दे रखा है, दूरी कितना दिया है? 360 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ पे इसको रखें तो चाल कितना है? तो आप कहेंगे x, दूरी कितना है? तो आप कहेंगे 360, और समय कितना है? तो आप कहेंगे समय जो है हमको नहीं पता, तो हम t मान लेते हैं, या समय ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखिए कह रहा है यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से तय करती, मतलब अब जो चाल है, पहले जो चाल थी वो x थी, प्रारंभिक चाल x, अब जो चाल हो गया, अब चाल कितना हो गया? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या था? x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऐसा हो जाता तो 48 मिनट समय कम लगता है। मैंने आपको ऐसे प्रश्न बार बार कराए और मैंने बार बार बोला है कि जब समय की बात हो कि इतना समय कम लगता है, इतना समय ज़्यादा लगता है, तो आपको पहले से समय ही तैयार करना है। मतलब यहाँ पर आपको ये जो आपने चाल के बराबर लिखा हुआ है ना, नहीं, आपको समय के बराबर लिखना होगा। और जो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है वो दूरी बटे चाल होता है। और यहाँ पर भी वही करेंगे। अब समय कितना लगा? अब क्योंकि दूरी तो वही है लेकिन जो चाल है वो x + 5 हो गया, तो यहाँ पर जो समय लग रहा था वो 360 बटे x लग रहा था। यहाँ पर जो समय लग रहा है चाल बढ़ने से, दूरी चाल बढ़ने से समय कम हो जाता है, मतलब ये समय कम है, ये समय ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, 360 में बटे x में से 360 बटे x + 5 इसको घटा देंगे तो ये कितना का अंतर आ रहा है? 48 मिनट कम लग रहा है। 48 मिनट कम मतलब इसको घंटा में बदलेंगे तो बटे में 60 कर देंगे। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 360 है, कॉमन ले लीजिए, 360 आपने कॉमन ले लिया, बराबर ब्रैकेट में बचेगा क्या? यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे x + 5 हो जाएगा, x + 5, ये क्योंकि अब यहाँ पर एक बचा है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि अब आपने 360 कॉमन ले लिया है तो बचा है 1 बटे x माइनस 1 बटे में x + 5 बराबर में इसको आप काट दीजिए। तो कहेंगे कि इसको हम कैसे काटें? तो आप इसको 2 से काटिए, 30, 2 से काटिए, 2 दूनी 2 चौका 8। अब देखिए, आप देखिए बड़े संख्या से काट सकते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ना, छोटे छोटे संख्याओं से काटते रहिए। आप इसको 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 4 बटे 5 आ गया है, तो आप कहेंगे 4 बटे 5। 360 को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पर 360 बटा 1 है, यहाँ पर जाएगा तो 1 बटे 360, यहाँ पर एक गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ऐसा समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, अगर हम यहाँ पे अब समझ सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लें तो x और ब्रैकेट में x + 5, तो यहाँ पर ये x + 5 माइनस x हो गया 1, यहाँ पे 4 बटे 5 गुणे 1 बटा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको काट दीजिए, तो काट देंगे 4 9 36, 90 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 900 450 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस x से इस x को हम काट देते हैं, बचा क्या है? 5, तो आप कहेंगे बचा क्या है? 5 बटे में x + 5 बराबर में 1 बटा 90 गुणे 5 मतलब 450 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 450 का 5 में गुणा करिए, x² + 5x इधर 1 में गुणा करिए, तो x² + 5x बराबर क्या हो जाएगा?
तो कहेंगे 2250 हो जाएगा। 2250 हो गया, 2250 को इस तरफ भेजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 बराबर में 0 हो गया। अब आपको करना क्या है कि 2250 को दो ऐसे भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर तो 2250 आए, है ना, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो अभी तो हमने किया, यहाँ पर 90 और 5 है, तो आप ऐसे समझिए अगर 50 और 45 कर दें तो भी तो समझ में आ जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि 50 और 45 को अगर आप घटा दें तो 5 बचेगा, 50 और 45 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2250 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे 50 माइनस 45 लिखना है, माइनस 2250 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर में 0। एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 50 माइनस 45 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 50 बराबर में 0। x प्लस 50 आप कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 45 बराबर 0। x प्लस 50 बराबर 0 करना पड़ेगा एक बार x माइनस 45 बराबर 0 करना पड़ेगा। x बराबर क्या हो जाएगा -50 और x बराबर क्या हो जाएगा 45। तो माइनस से लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक चाल था वो x था और मतलब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ये तो प्रश्न में बस यही पूछा है कि जो प्रारंभिक चाल है वो कितना है, तो आप कहेंगे प्रारंभिक चाल जो हमने x माना था वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 24, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है। पहले तो आप ये मानिए कि माना जेबा की आयु, वर्तमान आयु x है, तो हमने जेबा की जो वर्तमान आयु है वो हमने माना है x, और कह रहा है प्रश्न में कि यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, प्रश्नानुसार x से 5 वर्ष छोटी हो गई, तो कह रहा है कि उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने, मतलब उसकी आयु का वर्ग, मतलब ये नहीं, उसके आयु का ये वर्ग, उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होती है ना, तो उसका वर्तमान आयु निकालिए। ऐसा प्रश्न में कहा गया है। ये 11 है ना, 11 अधिक होती। तो अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5x प्लस 11 हो गया। सबको इस तरफ भेजेंगे, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 बराबर में 0। यहाँ पे माइनस 11 इसलिए हुआ है क्योंकि प्लस 11 था, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस 11। 5x था, बराबर किस तरफ आया तो इसलिए माइनस 5x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 5x जोड़ेंगे तो 15x हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे कि 14 आ जाएगा। तो आप प्लस 14 कर लीजिए बराबर में 0। अब देखिए 14 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 14 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 15 आ जाए, तो हम जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। 14 गुणे 1, 14 एकम 14 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1 एक्स प्लस 14 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 14 हो जाएगा, -1 आप कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 14 आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 भी बचेगा, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कहेंगे तो x बराबर 14, यहाँ से कहेंगे तो x बराबर 1। तो x का जो मान है वो या तो 14 अगर आप रखेंगे, अगर आप जेबा की आयु यहाँ पर 14 वर्ष माने तो आपका आंसर 14 वर्ष होगा। 1 वर्ष मानेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 वर्ष अगर आप मानेंगे तो क्या वो 5 वर्ष पहले जा सकेगी? नहीं जा सकेगी, मतलब 1 तो संभव नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 14 वर्ष होगा। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद प्रश्नावली 4 का F और द्विघात समीकरण का अंतिम प्रश्नावली हम लोग हल करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।